Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने राजनीतिक विचारधारा के बारे में चर्चा की शुरुआत की थी और हमारी पिछली चर्चा राजनीतिक विचारधारा क्या है और विचारधारा को समझने के लिए मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा किस तरीके के प्रयास किए गए हैं, इससे संबंधित था। उसमें हमने यह देखा था कि किस तरीके से विचारधारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे जीवन में। अगर हम खुद को राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं तो राजनीतिक विचारधारा उसमें हमारी सोच को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम यह नहीं खुलकर समझते हैं आम नागरिक के रूप में कि असल में जो हम बात कह रहे हैं वामपंथी रूप में है या दक्षिणपंथी रूप में है। लेकिन अगर राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हम व्यक्तियों के विचारों को देखें तो हम यह आसानी से समझ पाते हैं कि उनके विचार किस रुझान की ओर हैं, किस तरीके की जो एक विचारधारा मौजूद है हमारे समय में उससे वो जुड़े हुए हैं। और इस संदर्भ में जो अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं, जो अलग अलग तरह के वाद हैं, जो इज़म्स हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। और आज की इस श्रृंखला में आज की इस चर्चा में हम उदारवाद की बात करें। इस श्रृंखला की शुरुआत का जो पूरा विषय है वह उदारवाद से संबंधित है। उदारवाद की में होने वाली यह चर्चा प्रमुख रूप से दो भागों में होगी। और पहले भाग में हम क्लासिकल उदारवाद के बारे में बातचीत करेंगे और आधुनिक उदारवाद के बारे में बातचीत करेंगे। और उसके पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उदारवाद के विकास की जो पृष्ठभूमि है वह क्या है। और दूसरे भाग में हम समकालीन उदारवाद से संबंधित वाद विवादों, विशेष रूप से हम समतावाद और स्वतंत्रतावाद यानी कि इगैलिटेरियनिज्म और लिबर्टेरियनिज्म से जुड़े वाद विवाद को समझेंगे, जो कि इसके बाद का एपिसोड होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमारा मुख्य ध्यान जो है वह उदारवाद के विकास की पृष्ठभूमि से जुड़ा होगा। असल में अगर हम लिबरलिज्म या उदारवाद के बारे में देखें, सोचने समझने की कोशिश करें तो हमें पाएंगे कि मौजूदा दौर में जो उदारवादी लोकतंत्र है और जो इस लोकतंत्र की विशिष्टताएं हैं उसको एक तरीके की उच्चता की स्थिति यानी कि हायर सिचुएशन उसको मिला हुआ है। वर्तमान दुनिया में यह माना जाता है कि जो भी समाज है अगर वह कुछ उदारवादी मूल्यों का अनुपालन कर रहा है तो वह एक बेहतर समाज है। और हर समाज के लिए यह एक आदर्श स्थिति है, हर राष्ट्र राज्य के लिए, नेशन स्टेट के लिए यह एक आदर्श स्थिति है कि वह इस पूरी जो व्यवस्था है उदारवादी समाज की, उदारवादी लोकतंत्र की, उसकी ओर खुद को आगे बढ़ाए। तो इस स्थिति में इसको एक उच्चता की स्थिति प्राप्त है। लेकिन अगर हम उदारवाद के विकास के विभिन्न चरणों को देखें या मौजूदा उदारवाद के भीतर मौजूद अलग अलग तरीके के डिबेट्स को, वाद विवाद को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि असल में उदारवाद के भीतर कुछ बिंदुओं पे अगर सहमति है तो उससे ज्यादा कई बिंदु ऐसे हैं जिसके बारे में उदारवाद के भीतर सहमति नहीं है और उन बिंदुओं को समझना काफी महत्वपूर्ण है। हम अपनी चर्चा की यात्रा में चर्चा के दौरान इन सभी बिंदुओं को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी चर्चा की शुरुआत में उदारवाद की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, इसका विकास कब हुआ इसके बारे में बात करें तो इस संदर्भ में बेंजामिन कॉन्स्टेंट का एक विचार काफी महत्वपूर्ण लगता है। और उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि जिन चीजों की बात उदारवाद में किया जाता है उनमें से कई पहलू प्राचीन दौर में भी, प्राचीन ग्रीक चिंतन के दौर में भी मिलते हैं। यानी कि वहां भी हम सेल्फ रूल की बात देख सकते हैं। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण अंतर करते हैं आधुनिक दौर में उभरे उदारवाद में और प्राचीन दौर के उदारवाद में। उनका ये कहना है कि जो प्राचीन दौर में उदारवाद का चिंतन विकसित हुआ उस चिंतन के भीतर
जिस चीज पर जोर दिया जाता था वह था सामूहिक स्वतंत्रता की बात या समूह के भीतर स्वतंत्रता की बात। जो कुछ भी व्यक्ति था वह समूह से प्राप्त करता था और वो सामूहिक रूप से एक निर्णय लागू करने की कोशिश करता था। लेकिन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का जो मुद्दा है वह आधुनिक समय में आकर ज्यादा प्रासंगिक हो गया। तो ये जो एक पूरा विचार है वह काफी महत्वपूर्ण विचार बन जाता है उदारवाद को समझने के लिए। और इस लिहाज से हमें यह याद रखना होगा कि ये जो उदारवाद की जो पूरी बात है वह असल में आधुनिक संदर्भ में उत्पन्न हुए उदारवाद के रूप में ही समझी जानी चाहिए। यह एक ऐसा विचार है जिसे हमें इस रूप में देखना चाहिए कि वह व्यक्ति की स्वायत्तता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर काफी जोर देता है। और अगर हम एक आधुनिक विचार के रूप में उदारवाद को देखते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से उदारवाद का विकास हुआ, किस पृष्ठभूमि में उदारवाद का विकास हुआ। तो अगर हम मध्य युग से आधुनिक युग की ओर बढ़ने वाली प्रवृत्तियों पर ध्यान दें तो उसमें एक प्रवृत्ति के रूप में तार्किक विचार की प्रवृत्ति को भी माना जा सकता है। अगर हम आधुनिक युग के पहले के दौर की बात करते हैं तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें हमें सामान्य रूप से याद रखने की जरूरत है। जैसे कि मध्य युग में चर्च का ज्यादा वर्चस्व था, जो उत्पादन की प्रणाली थी वो फ्यूडल सिस्टम था या सामंती प्रणाली थी। तो उस फ्यूडल सिस्टम में, उस सामंती प्रणाली में व्यक्ति के पास सोचने समझने की ज्यादा क्षमता नहीं मानी जाती थी। यह माना जाता था कि उसके लिए जो भूमिका तय की गई है वो उन्हीं भूमिकाओं का निर्वहन करे और ये भूमिका तय करने का अधिकार चर्च के पास होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव हुआ तो कुछ खास तरह की प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। पुनर्जागरण या रेनेसा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि किस तरीके से इसने मनुष्य के भीतर तर्क बुद्धि या रीजन के अस्तित्व को स्थापित करने का काम किया। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया और यह धर्म सुधार आंदोलन जो है वो 15वीं सदी में हुआ जिसमें कि चर्च के वर्चस्व को चुनौती दी गई और एक अलग संप्रदाय के रूप में प्रोटेस्टेंट धर्म का उद्भव हुआ। अब जहां कैथोलिक चर्च इस बात को मानता था कि चर्च जो है वो एक मध्यस्थ का काम करता है व्यक्ति और ईश्वर के बीच में, वहीं प्रोटेस्टेंट रिलीजन ने इस बात पर जोर दिया, प्रोटेस्टेंट सेक्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति के भीतर खुद इतनी क्षमता होती है कि वह अपने आप को ईश्वर से जोड़ ले। यानी कि व्यक्ति की जो अपनी प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति की जो अपनी क्षमता होती है, उसके बारे में प्रोटेस्टेंट सेक्ट में जोर दिया गया। तो इसने भी एक महत्वपूर्ण काम किया लोगों को पुराने बंधनों से आगे बढ़ाने की ओर। इसी तरीके से जो एक तार्किकता का उभार हुआ जो कि रेनेसा से जुड़ी हुई प्रवृत्ति थी, उसके कारण नए तरीके के आविष्कार हुए। उसके बाद हम यह देख सकते हैं कि कई देशों में औद्योगिक क्रांति हुई। इन सब चीजों ने ऐसी प्रवृत्ति पैदा की जिसके कारण से पुराने राष्ट्र राज्य टूटे। और इन्हीं सब प्रवृत्तियों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सब प्रवृत्तियां ऐसा नहीं था कि एक एक करके आई, बल्कि ये सारी परिवर्तन 300-400 सालों के भीतर साथ साथ हो रहे थे। यानी कि एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा था। तो ये जो एक स्थिति थी, इसी स्थिति के भीतर उदारवाद का भी उद्भव हुआ, एक ऐसी सोच के रूप में जिसमें कि व्यक्ति की ऑटोनॉमी को, व्यक्ति की स्वायत्तता को काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। और एक तरीके से उदारवाद के उदय ने, हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद के लिए रास्ता भी खोला, जो राष्ट्र राज्य है उनकी स्थापना को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि इसने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी चर्च के अधीन या उसके डिक्टेट्स या उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति इतने ऑटोनॉमस, इतने स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर इतनी सोचने समझने की क्षमता होती है कि वे अपने लिए अच्छे या बुरे का फैसला कर सकते हैं। और इस आधार पर जो एक पूरी व्यवस्था आगे बढ़ी वह आधुनिकता की ओर व्यवस्था आगे बढ़ी। आप हमेशा यह ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मध्य युग से आधुनिक युग की ओर जो बदलाव हुआ उसमें ऐसा नहीं था कि पहले एक घटना घटी। कुछ ऐतिहासिक उपसंग इन चीजों को रख सकते हैं, जैसे कि रेनेसा के बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ, लेकिन मोटे तौर पर जो प्रवृत्तियां थी उन्होंने एक दूसरे को पुश किया, एक दूसरे को आगे बढ़ाया। तो हम हमेशा यह नहीं कह सकते हैं दावे के साथ कि पहले एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, यानी कि पहले औद्योगिक क्रांति
का बिगुल हुआ, उसके बाद आधुनिकता की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ये सभी धीरे धीरे एक दूसरे को मजबूत कर रही थी, एक दूसरे को मजबूत करने वाली प्रवृत्ति के रूप में थी। और इन्हीं प्रवृत्तियों के संदर्भ में हम उदारवाद के उद्भव को भी देख सकते हैं। और उदारवाद में जब हम आगे देखेंगे कि क्लासिकल उदारवाद का विचार किस तरीके से सामने आया, तो इसमें हम यह ध्यान देंगे कि जिसे हम क्लासिकल उदारवाद कहते हैं, उसमें एक खास तरीके की चिंतन, एक खास तरीके की सोच पर बल दिया गया और उसमें व्यक्ति की स्वायत्तता की बात कही गई। एक चीज मैं आपको शुरुआत में ही साफ कर देना चाहता हूं कि जब हम उदारवाद के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे बुनियादी बिंदु हैं जिसमें हर तरह के उदारवादियों का भरोसा है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिसमें उदारवादियों के बीच में एक तरीके का तनाव, एक तरीके का स्ट्रगल, एक तरीके की खींचतान देखी जा सकती है। तो और मैं उन बिंदुओं को साफ तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब उदारवाद का उदय हुआ तो वह यह दौर था जहां पर कि जो एक पूरा मध्य युग की जो प्रवृत्ति थी उसका धीरे धीरे करके पतन हो रहा था और नए राष्ट्र राज्य की आधारशिला रखी जा रही थी। आधुनिकता की सोच काफी उभर कर सामने आ गई थी और इसी में व्यक्ति की तार्किक होने की संभावना उभर कर सामने आई और इसके पीछे जो रिनेसा के बाद का जो एक पूरा चिंतन पद्धति जो आगे बढ़ रही थी उसके माध्यम से ये चीजें सामने आई और उसमें जो आर्थिक स्थिति थी उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जब नए नए तरह के खोज होने लगे तो उन नए नए तरह के खोजों ने व्यक्ति के लिए इस बात को संभव बनाया कि वह अपने माध्यम से, अपने प्रयासों से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी व्यक्तियों के एक समूह के भीतर यह विचार आगे बढ़ा कि वे किसी चर्च पर या किसी बंधी बधाई धार्मिक या सामाजिक भूमिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे अपने तरीके से बहुत सारी चीजों को आविष्कृत कर सकते हैं या अपने तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये जो पूरा विचार था उसमें प्रोटेस्टेंट सेक्ट के उभार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इसने सामाजिक स्तर पर इस बात को स्थापित किया कि किस तरीके से, और जिसे कई बार प्रोटेस्टेंट एथिक, वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक टर्म का भी यूज किया है, तो वो एक सोच उभर कर सामने आई और फिर इसने आगे पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया। तो इसी पृष्ठभूमि में जो उदारवाद का एक जो पूरा स्वरूप सामने आया उसमें कुछ प्रमुख बातें हम उदारवाद की विशिष्टता के रूप में रख सकते हैं, जो कि कुछ इसमें पहलू ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से क्लासिकल उदारवाद से जुड़े हुए थे और कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में हम यह कह सकते हैं कि असल में उदारवाद की सभी धाराओं ने इनका अनुसरण किया, इनको अपने साथ जोड़कर रखा। जैसे पहली बात जो है कि तार्किक व्यक्ति की अवधारणा। तार्किक व्यक्ति की अवधारणा का अर्थ यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति जो होता है उसके भीतर रीजन होता है, बुद्धि, विवेक होता है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति यह फैसला कर सकता है, यह निर्णय ले सकता है कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, और इसके आधार पर वह व्यक्ति अपने जीवन के बारे में फैसला कर सकता है। तो ये जो एक मध्य युग की प्रवृत्ति थी कि व्यक्तियों के ऊपर कुछ खास तरीके की पहचान को थोप दो, व्यक्तियों के ऊपर कुछ खास तरीके के कर्तव्य को थोप दो और उनसे यह उम्मीद करो कि वो इसी के माध्यम से अपने जीवन को संचालित करेंगे, उसको उदारवाद के उदय ने खारिज किया। और जब हम उदारवाद के उदय की बात कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मोटे तौर पर हम 17वीं से 18वीं सदी के बीच के दौर की बात कर रहे हैं और ज्यादातर हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए कि 18वीं सदी में के बारे में असल में ज्यादा जो एक कदम पहुंच चुका था मानव सभ्यता का, उस दौर की बातचीत हम कर रहे हैं। दूसरा तो ये जो व्यक्तियों के तार्किक होने की अवधारणा है उसके बारे में यह याद रखने की जरूरत है कि यह अवधारणा उदारवाद के हर रूप में मौजूद है। चाहे हम समकालीन उदारवाद की बात करें, चाहे हम मॉडर्न उदारवाद की बात करें, सब में यह बात स्वीकार की जाती है कि जो व्यक्ति होते हैं वो तार्किक होते हैं और उन्हें तार्किक व्यक्ति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपना रीजन होता है
और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु यह है कि व्यक्ति जो होते हैं वे स्वायत्त होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के भीतर यह समझने की क्षमता होती है, क्योंकि तार्किक व्यक्ति की अवधारणा से ही जुड़ा हुआ है, कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है, उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, और वो अगर चाहे तो अपनी इस समझ को रिवाइज भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आज मैं यह सोच रहा हूं कि मुझे भविष्य में राजनीति में जाना है तो कल भी मैं ये सोचूं, या अगर आज मैं यह सोच रहा हूं कि मुझे पॉलिटिकल थियरी, या आप अगर आज ये सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के रूप में कि आपको आईएएस का एग्जाम देना है, तब कल भी ऐसा सोचिए। आप चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप यह कोशिश कर सकते हैं, आप यह चाह सकते हैं कि आपको जीवन के में कुछ और दूसरा काम करना है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपको पत्रकार या जर्नलिस्ट बनना है। ठीक है। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो है टॉलरेंस का, सहिष्णुता का। इसका अर्थ क्या है कि जो अलग अलग तरीके के मत मानने वाले लोग होते हैं, उनकी विचारों का भी सम्मान किया जाए, उनकी विचारों को स्वीकार किया जाए। हर तरीके का व्यक्ति चूंकि अपने आप में रीजन के साथ व्यक्ति है, तो वो जिस भी विचार को अभिव्यक्त कर रहा है उसको हमें इज्जत देनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति एक तरीके की सहनशीलता का भाव रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम कुछ खास तरीके की सोच को रखें और फिर जो लोग उसको नहीं मानते हैं उनको पूरी तरीके से खारिज कर दें। और इसके बाद जो चौथी बात है जो कि क्लासिकल उदारवाद से जुड़ी हुई है, वह आर्थिक स्वतंत्रता की है। और आर्थिक स्वतंत्रता का यह पूरा विचार जो है वह इस पृष्ठभूमि में उभर कर सामने आता है कि जो व्यक्ति जो मध्य युग में थे उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। मध्य युग में या फ्यूडल सिस्टम में जो पूरी व्यवस्था थी वह कैसे थी कि एक व्यक्ति अगर वो भूदास वर्ग में यानी कि सर्फ के रूप में पैदा हुआ है तो उसका पूरा काम यह है कि वो खेतों में खेती करे और वो खेती करते हुए ही अपने सारे पूरी जिंदगी को गुजारता था। तो ऐसी स्थिति में उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे और वो ज्यादा नई तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं कर पाता था। लेकिन अभी उदारवाद के साथ यह कहा गया कि हर व्यक्ति के पास यह आर्थिक स्वतंत्रता है कि वो उन कामों को करे जिन्हें वो करना चाहता है, जिनके प्रति उसका एक रुझान है, उसका एक आकर्षण है। अगर व्यक्ति के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं है। और इसके बाद उदारवाद या क्लासिकल उदारवाद के भीतर एक कानून के शासन की बात भी सामने आई। कानून के शासन में ये कहा गया कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज जो है वो किसी बनी बनाई परिपाटी से संचालित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज जो है वो किसी व्यक्ति के मनमानेपन से संचालित हो, बल्कि व्यक्तियों के पास कानून के हिसाब से काम करने की एक आजादी होनी चाहिए और कानून के द्वारा उनके कामों पर सीमा भी लगाई जानी चाहिए। और इसके बाद इसमें एक सीमित राज्य की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई। सीमित राज्य की अवधारणा का अर्थ यह है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के जीवन के तमाम हर पहलू पर दखलंदाजी नहीं करेगा, बल्कि राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि वह व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उनकी इज्जत करे। इस पहलू के बारे में हम आगे और थोड़े विस्तार से वापस आएंगे। और इसके बाद इसकी एक विशेषता डाइवर्सिटी या विविधता भी मानी गई, जो काफी हद तक सहिष्णुता का जो बिंदु हम लोगों ने लिया था उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटी को समझते हैं और उसके प्रति सहिष्णुता रखते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में उदारवादी हो पाएंगे। क्योंकि उदारवादी होने का मतलब यह तो है कि मैं एक ऑटोनॉमस व्यक्ति हूँ, लेकिन यह समझ भी है कि दूसरा भी ऑटोनॉमस व्यक्ति है। उदारवादी होने का मतलब यह तो है कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसके पास अपना रीजन है, लेकिन इसके साथ यह विचार भी जुड़ा हुआ है कि दूसरे व्यक्ति भी रीजन के साथ काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि जो तार्किक व्यक्ति की अवधारणा है, यानी कि इंडिविजुअल जिसके पास रीजन है, या फिर जो व्यक्ति की ऑटोनॉमी की अवधारणा है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, या सहिष्णुता की बात है, ठीक है, या डाइवर्सिटी की बात है, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में उदारवाद या लिबरलिज्म की प्रत्येक धारा में एक तरह की सहमति रही है। चाहे वो मॉडर्न लिबरल्स आए जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, चाहे वो कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म में इगैलिटेरियन हो जैसे जॉन रॉल्स, या लिबर्टेरियन हो जैसे कि रॉबर्ट नॉजिक, ये सभी लोग
इन सारे बिंदुओं को मानते हैं कि व्यक्ति तार्किक होते हैं, उनके पास स्वायत्तता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, और जो कानून के शासन के बारे में भी उनके बीच में सहमति है, और विविधता के बारे में भी। जो प्रमुख एक अंतर आता है उदारवाद की अलग अलग धाराओं में, वह इसी बात पर आता है कि व्यक्ति को किस सीमा तक आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य की भूमिका किस सीमा तक होनी चाहिए, और इसके बारे में हम आगे और विस्तार से विवेचना करेंगे, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर एक जो विभिन्न धाराएं हैं उदारवाद की, उनके भीतर एक अंतर सामने आता है। तो हमारा जो आगे का जो पूरी चर्चा होगी, हम उसमें इन बिंदुओं पर बात करेंगे, यानी कि जब हम क्लासिकल उदारवाद की बात करेंगे तो हम इस पर ये देखने की कोशिश करेंगे क्लासिकल उदारवाद के दौरान कि किस तरीके की बातचीत सामने आती है अलग अलग जो उदारवाद की धाराएं हैं, चाहे वो मतलब क्लासिकल उदारवाद की तो अपनी एक समझ है, लेकिन उसके बाद किस तरीके की समझ सामने आती है दूसरी धारा में। तो क्लासिकल उदारवाद में क्लासिकल उदारवाद की जो मुख्य जो तर्क हैं उनके बारे में ज्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे। अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो क्लासिकल उदारवाद है उसके भीतर मोटे तौर पर दो चिंतक प्रमुख चिंतकों के रूप में माने जा सकते हैं, वैसे कई अन्य चिंतक भी हैं। जो दो थेरिस्ट हैं उसमें एक एडम स्मिथ को माना जाता है कि उन्होंने क्लासिकल उदारवाद की संरचना को या उसके विचारों को एक वैधता दिलाने वाला तर्क दिया, और उनका जो तर्क है वह इनविजिबल हैंड के आर्गुमेंट के रूप में जाना जाता है। इनविजिबल हैंड का क्या मतलब है? उनका यह कहना है एडम स्मिथ का कि अगर हम लोगों को तार्किक मानते हैं या मानते हैं कि उनके भीतर रीजन होता है, तो वो हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि वे अपने भीतर के मसले को आपस में सही तरीके से संचालित करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। और वे ये कहते हैं कि अगर हम बहुत सारे लोगों को एक कमरे में छोड़ दें तो कुछ समय के बाद हम ये देखेंगे कि एक पूरी व्यवस्था निर्मित हो जाएगी कि वे किस तरीके से अपने कार्यों को करें, जब उन्हें यह लग जाएगा कि उन्हें इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो ये एक जो इनविजिबल हैंड की उनकी बात थी, उसमें वो बाजार की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें कि व्यक्ति अपने आधार अपने रूप, चूंकि वो तार्किक होते हैं और चूंकि उनको यह पता होता है कि उन्हें अपनी गतिविधियों को कैसे संचालित करना है, उन्हें यह पता होता है कि उन्हें खुद को दूसरों की स्थिति में रखना है, उन्हें यह पता होता है कि किस तरीके से वे अपनी गतिविधियों को करते हुए अपने लाभ को सुनिश्चित तो करें लेकिन इस पूरी व्यवस्था को भी बनाए रखें। तो ऐसे सिचुएशन में वो एक अदृश्य हाथ, जो कि कई बार एक बाजार की शक्ति के रूप में भी जिसको माना जाता है, वह उन्हें यह सिखाती है कि कैसे वो अपनी गतिविधियों को संचालित करें। तो ये जो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन बीइंग के रीजन के साथ और उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके साथ जोड़कर उदारवादी गतिविधि को सामने रखती है। और इसमें यह माना जाता है कि जो राज्य की भूमिका है, एडम स्मिथ भी इस बात पर जोर देते हैं, वो एक अंपायर के रूप में हो सकती है। अंपायर का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ देख रहा हूँ, तो अगर वो सामान्य रूप में गतिविधि करते हैं, अगर वो एक दूसरे के खिलाफ फिजिकल वायलेंस नहीं करते हैं, अगर वे धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस पूरी स्थिति में जो चीज हम कर सकते हैं, जिस चीज को हम महत्व दे सकते हैं, वो ये है कि राज्य जो है वो बस एक लिमिटेड स्टेट के रूप में बाहर खड़ा रहे और इन चीजों को देखे, इनके बारे में वो ज्यादा दखलंदाजी ना करे, क्योंकि अगर राज्य दखलंदाजी करेगा तो यह एक ऐसी स्थिति को पैदा कर सकता है जिससे कि व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता होती है अपनी गतिविधि करने की, वह स्वतंत्रता बाधित हो। तो इस रूप में जो एडम स्मिथ अपने विचार को रखते हैं, वह एक तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, और हम यह भी कह सकते हैं कि वह एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जाता है जहां पर पूंजीवादी उत्पादन हो सकता है, यानी कि जहां पर जो संपत्ति है वो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो सकती है, क्योंकि राज्य की ओर से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो एडम स्मिथ के अलावे जो जॉन लॉक हैं, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से इन विचारों को प्रस्तुत किया, और लॉक के विचारों में हम प्रमुख रूप से ये देख सकते हैं कि उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जो आधुनिक राज्य होता है उसमें
व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। और इस संदर्भ में वो बाकायदे यह तर्क देते हैं कि कुछ ऐसी बुनियादी स्वतंत्रताएं होती हैं, कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, यदि उनका उल्लंघन किसी राज्य के द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति उस राज्य से बगावत कर सकते हैं। और इस संदर्भ में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जॉन लॉक के बारे में यह जानते होंगे कि वे उनकी जो पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ट्रीटाइज के इसमें हम देख सकते हैं, उसमें वो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी के माध्यम से राज्य की एक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। और इस पूरी अवधारणा में, इस पूरी चर्चा में वो यह रेखांकित करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का क्या महत्व है। और इसमें वो व्यक्ति के 3 तरीके के बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसके पहले, इन सब पहलुओं पर आने से पहले और यह देखने से पहले कि वो किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को भी जस्टिफाई करते हैं उदारवाद की अपनी तरफदारी के माध्यम से, हम इस बात पर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जॉन लॉक ने किस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अगर आप जॉन लॉक के लेखन से परिचित हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सब उनसे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बुनियादी स्तरों से शुरू करना चाहता हूँ इस बात को। जॉन लॉक ने अब एक सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थियरिस्ट थे, हॉब्स और रूसो की तरह, यानी कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हुए अपने लेखन को अब सामने रखा। उन्होंने एक समझौता के माध्यम से बताया कि संप्रभु कैसा होना चाहिए या सॉवरेन या राज्य कैसा होना चाहिए। तो ये जो एक पूरा वर्णन है वो हमें जॉन लॉक के लेखन में भी मिलता है, और हम उनके लेखन में थोड़ा नजदीक जाकर यह देख सकते हैं कि आखिर वो किस तरीके से व्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता के तर्क को स्थापित करते हैं, और इसके अलावा वे संपत्ति के असीम अधिकार की भी स्थापना करते हैं। जॉन लॉक जब स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, तो वो यह बोलते हैं कि इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास बुनियादी रूप से अपने शरीर के ऊपर या अपने श्रम के ऊपर ही अधिकार होता है, और इस अवस्था में व्यक्ति रीजन के साथ काम करता है, वो खुद को दूसरों की स्थिति में रख पाता है। उसके पास चूंकि रीजन होता है इसलिए वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है बल्कि समाज के दूसरे तत्वों के बारे में भी सोचता है, उसके भीतर टॉलरेंस की भी फीलिंग होती है। लेकिन वो यह कहते हैं कि चूंकि इस स्थिति में कोई व्यवस्था नहीं होती है तो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर के श्रम के ऊपर एक ऑनरशिप राइट या मालिकाना हक रखता है, और जब वह इस स्थिति में प्रकृति की किसी वस्तु में अपना श्रम मिलाता है तो फिर वह वस्तु उसकी संपत्ति हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति जाता है, उसे प्यास लगी होती है और वो पानी निकालता है नदी से, तो वह नदी का पानी में चूंकि उसका श्रम मिल गया इसलिए वो उसकी संपत्ति हो गई जॉन लॉक के हिसाब से। या फिर उसे भूख लगी है और भूख लगने के बाद वह जाता है, वो सेब के पेड़ को देखता है और वहां से कुछ सेब तोड़ता है, तो चूंकि सेब को तोड़ने के दौरान सेब से उसका श्रम मिश्रित हो गया इसलिए वह उसकी संपत्ति हो गई। लेकिन इसके साथ ही जॉन लॉक एक तर्क भी जोड़ते हैं और वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अब उतनी ही वस्तु प्रकृति से लेनी चाहिए जितनी उसे जरूरत हो। यानी कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं सारे पेड़ का सारा सेब तोड़कर अपने पास संग्रहित नहीं कर सकता, ये सही नहीं होगा जॉन लॉक के हिसाब से, यह गलत है, बल्कि मुझे इतना ही तोड़ना चाहिए जितना कि मेरी अपनी जरूरत के हिसाब से है, और मुझे दूसरों के लिए जितना मैंने लिया है उतना ही अच्छा छोड़ देना चाहिए। वो ये तर्क देते हैं। लेकिन जब वो इससे आगे बढ़ते हैं तो वो एक और तर्क इसमें जोड़ते हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने जो उसकी संपत्ति है या जो चीजों को संग्रहित कर रहा है वो ऐसी चीजों को संग्रहित जरूर कर सकता है जो कि अनडिस्ट्रॉयबल मोड में, जो कि नष्ट नहीं होते। सोना चांदी नष्ट नहीं होता है, पैसा नष्ट नहीं होता है, तो वो उसको संग्रहित कर सकता है। यह बात जॉन लॉक कहते हैं। इसके अलावा जॉन लॉक इस चीज पे भी जोर देते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं क्योंकि वो अपने श्रम के मालिक होते हैं और वो उनके अपने अस्तित्व से जुड़ा होता है, तो वो अगर चाहें तो खुद यह निर्णय ले सकते हैं कि वो अपने श्रम को बेचना चाहते हैं।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति, जैसा कि मध्य युग में होता था, किसी को से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति खुद स्वेच्छा से यह चाहे तो वो अपने श्रम को बेच सकता है। तो ये एक बात जॉन लॉक स्थापित करते हैं। इसके अलावा जॉन लॉक ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जिसका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो कॉमन्स के रूप में होती है, तो उसकी कोई देखभाल नहीं करता है, उससे कुछ ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। लेकिन अगर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां पर एक तरीके से एक व्यक्ति का मालिकाना है, तो वहां से प्रोडक्शन ज्यादा होता है और लॉक का कहना है कि इससे हर किसी का लाभ हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक भूमि का टुकड़ा है, जैसे कि हम लोगों ने पार्क कहा अपनी सोसाइटी का, लेकिन उस पार्क का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को यह अंदाजा नहीं है कि असल में वो प्रॉपर्टी किसकी है। तो लॉक के सूत्र का प्रयोग करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद वहां पूरी गंदगी हो जाएगी, वहां कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। लेकिन लॉक यह कहते हैं कि अगर उस भूमि के टुकड़े को हम किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं, तो वह व्यक्ति उस पार्क की सही तरीके से देखरेख करेगा। हो सकता है कि वो कुछ पैसा भी लगा दे कि अगर आप पार्क में बैठना चाहते हैं तो आपको 5 रुपया देना होगा, तो इससे उसे भी काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा और लोगों को अच्छा एक वातावरण मिलेगा, क्योंकि उनके घर के आसपास एक सुंदर पार्क होगा, तो सबको इसका फायदा होगा, वो यह बताना चाहते हैं। तो एक तरीके से इस पूरी यात्रा में जहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो संपत्ति को संचित करने की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, लेकिन वो अनडिस्ट्रॉयबल मोड में होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ जब पैसे का विकास हो गया, जब सोने चांदी को एक महत्वपूर्ण धातु के रूप में स्वीकार किया गया, तो उसके बाद एक तरीके से जो पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना की जो पूरी पूर्व शर्तें थी, वह लॉक के विचारों में मिल जाती हैं। और इसके इन सब तर्कों के बाद वो यह कहते हैं कि जब एक राज्य बनता है सिविल सोसाइटी के बाद, जब एक राजनीतिक रूप से लोग यह फैसला करते हैं कि कौन शासन करेगा, तो उसमें वो ये बोलते हैं कि जो भी राज्य होगा, जो भी शासन करने में होगा, वह व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति के बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करेगा। लॉक कभी भी जो बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं उनको परिभाषित नहीं करते हैं, तो उसमें हम लगातार नई नई चीजों को सम्मिलित होते हुए देख सकते हैं। मोटे तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स में जो बातें कही गई हैं, उस तरह की स्वतंत्रताओं को उसमें शामिल माना जा सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने जिस तरीके से क्लासिकल उदारवाद को प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने व्यक्ति के संपत्ति के संचय की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, उसमें उन्होंने व्यक्ति द्वारा अपने श्रम को बेचे जाने की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति जो होता है उसके पास जीवन की स्वतंत्रता भी होती है और उसके पास कुछ अन्य बुनियादी स्वतंत्रताएं भी होती हैं, जिसे कोई भी राज्य उससे नहीं छीन सकता है। और अगर कोई भी राज्य उसे छीनने की कोशिश करता है, उसे उनसे लेने की कोशिश करता है, तो वह एक तरीके से उदारवाद का उल्लंघन होगा और व्यक्ति चाहे तो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो ये लॉक के जो विचार आए या जिस तरीके से हम लोगों ने क्लासिकल उदारवाद को देखा, उसमें हम दो स्तरों पर इसके आलोचनाओं को देख सकते हैं। एक जो बाद में मॉडर्न लिबरल्स के द्वारा की गई आलोचना है, जिससे हम कुछ देर बाद बात करेंगे, और दूसरी आलोचना जो कि मुख्य तौर पर बात सामने आई मार्क्सवादियों के द्वारा। नारीवादियों ने भी इसकी आलोचना की। नारीवादी क्या कहती हैं या किस तरीके का तर्क प्रस्तुत करती हैं, उसके बारे में हम नारीवाद से संबंधित जो हमारी चर्चा होगी उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन नारीवादियों की मुख्य आलोचना का आधार यही था कि जिस तरीके की बात क्लासिकल लिबरल्स कर रहे हैं वो असल में पब्लिक स्फीयर से जुड़ा हुआ है, वहां महिलाओं की कोई समानता की स्थिति नहीं है। दूसरा कि वो परिवार की तो बात ही नहीं करते हैं जहां पर अधिकांश महिलाएं रहती हैं। तो वो मुख्य रूप से ये जो प्रवृत्ति है कि जो जेंडर जस्टिस जैसी कोई चीज हो, उसकी अनुपस्थिति की ओर इशारा करती है। दूसरे स्तर पर जो मार्क्सवाद के भीतर की जो आलोचना है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसे हमें समझने की जरूरत है। मार्क्स यह कहते हैं कि असल में जो उदारवाद है वो पूरे उदारवाद को बोलते हैं और उस आलोचना की वैधता को, लेजिटिमेसी को हम आगे के
उदारवाद की जो धाराएं हैं उसमें भी देखेंगे। मार्क्स और एंगल्स दोनों का यह तर्क होता है कि जो उदारवाद के भीतर जो तरह तरीके के मूल्यों की बात कही गई है और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात कही गई है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कही गई है, वो असल में एक दिखावे के रूप में होता है, एक फसाद के, एक मोटे पर्दे के रूप में होता है, जिसके पीछे जो पूंजीवाद का जो लगातार हो रहा एक्सप्लॉयटेशन है श्रमिकों का, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। अब इनका अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से इस तर्क को समझने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकता है। वह तर्क यह हो सकता है कि उदारवाद यह मानता है कि हर व्यक्ति के पास अपने श्रम को बेचने या ना बेचने का फैसला करने की आजादी है, और यह स्थिति निश्चित रूप से मध्ययुगीन फ्यूडल सिस्टम से अलग है, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में हमसे यह कोई पूछता नहीं था, हमारे पास ये आजादी नहीं थी कि हम अपने श्रम को बेचें या ना बेचें। हमारी एक समाज में स्थिति थी और उस स्थिति के हिसाब से ही हमें काम करना था। अगर हमारा जन्म एक भूदास परिवार में हुआ तो पूरे जीवन भर हमें खेतों में काम करते हुए उत्पादन करना था। लेकिन जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद के भीतर यह आजादी मिली कि व्यक्ति चाहे तो अपने श्रम को करने से मना कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी रिक्शे वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से दूर जाना है उस जगह पर, तो उस जगह का जब नाम लेते हैं तो रिक्शा वाला कहता है कि अच्छा 40 रुपया लगेगा। हम कहते हैं कि नहीं 30 में चलो, वो कहता है कि नहीं 40 तो लगेगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो रिक्शे वाले के पास मना करने की आजादी है, कोई फ्यूडल वैल्यूज नहीं है, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन समस्या क्या है इस पूरी उदारवादी चिंतन के हिसाब से, पूरी उदारवादी चिंतन के साथ, तो कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद के भीतर से यह तर्क दिया जाता है कि असल में यह एक दिखावा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास यह ना कहने की आजादी तो होती है, लेकिन वो वास्तविक विकल्प नहीं होता है। अगर मैं एक मजदूर हूँ और मुझे काम करना है और काम नहीं है, तो मेरे पास यह कहने की आजादी तो है कि मैं काम नहीं करूंगा अगर मुझे लगता है कि मुझे सही तरीके से वेतन नहीं मिल रहा है तो। लेकिन हकीकत यह है कि शोषण इतना ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा है कि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं होता है बजाय इसके कि वो जो काम देने वाले लोग हैं उनकी शर्तों को माने। तो अगर रिक्शा वाला एक व्यक्ति को मना करता है, जो मैंने पीछे उदाहरण दिया कि नहीं मैं वहां जाऊंगा, लेकिन वो पूरे दिन भर ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास ये विकल्प नहीं है। उसे आखिरकार इस चीज को, चूंकि वहां पर कंपटीशन भी काफी है, बहुत सारे रिक्शे वाले हैं, ये मैं सिर्फ उस उदाहरण को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो उसे एक समय के बाद अपने आप को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना होता है और फिर उसके हिसाब से वो काम के लिए आगे बढ़ता है। उसके पास यह विकल्प नहीं होता है कि वह जिस काम में लगा हुआ है रोज रोज के उबाऊ काम में, उस काम को छोड़ के एकदम से कोई नया ऐसा काम ढूंढ ले जिसमें उसकी रुचि है। अगर उसकी रुचि पेंटिंग बनाने में है तो एक रिक्शा वाले के पास यह विकल्प नहीं है कि वह अपने रोजमर्रा के काम को छोड़ के पेंटिंग बनाए, बावजूद इसके कि उदारवाद यह कहता है कि वह इतना स्वतंत्र है कि वह चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो ये जो एक मार्क्सवाद के द्वारा जो सीमा दर्शाई गई क्लासिकल लिबरलिज्म की, कि वह समाज के भीतर एक तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम को या कैपिटलिस्ट सिस्टम के द्वारा किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन को लेजिटिमेसी देने का काम करता है, उसको ढकने का काम करता है। तो वह एक आलोचना ऐसी है जो कि उदारवाद के हर रूप के साथ बार बार वापस आती है, और इसी संदर्भ में सीमित राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसे बाद के जो मॉडर्न लिबरल्स है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। और इसका उनका जो मुख्य तर्क था वो ये था कि जो पूरी व्यवस्था की बात क्लासिकल लिबरल्स के द्वारा की जा रही है उसमें उन लोगों का ध्यान नहीं है जो कि धीरे धीरे गरीब से गरीब होते चले जाएंगे और जो हांसी पर पड़ते जाएंगे, उनके बारे में कोई खास तरीके का प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर हम यह कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर से श्रम उत्पन्न करने की आजादी है और अनडिस्ट्रॉयबल मोड में उस श्रम को रख भी सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है और दूसरा व्यक्ति गरीब हो जाता है, तो फिर इस स्थिति में जो दूसरा गरीब व्यक्ति है वो अपने विवेक का या अपने रीजन का कैसे प्रयोग करे या फिर वो अपनी जीविका के साधनों को कैसे जुटाए, इसके बारे में किसी भी तरीके का जो एक महत्वपूर्ण समाधान है वह क्लासिकल लिबरलिज्म के भीतर मौजूद नहीं है, ऐसा मॉडर्न लिबरल्स तर्क देते हैं। और इसी के आधार पर मॉडर्न लिबरल्स ने अपने तर्कों का विकास करने की कोशिश की, जिसके बारे में हम कुछ समय बाद और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर मैं यहाँ पर फिर से इस बात को
आपके सामने प्रस्तुत दोहराना चाह रहा हूँ। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वह व्यक्ति की ऑटोनॉमी की बात करता है, टॉलरेशन की बात करता है, डाइवर्सिटी या विविधता की बात करता है, व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता और सीमित राज्य की भी बात करता है। लेकिन जो ये आर्थिक स्वतंत्रता और सीमित राज्य वाला मसला है, उस पे उसकी काफी तीखी आलोचना हुई और उस तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप उदारवाद के भीतर ही एक खास तरीके से ये सोच सामने आई कि किस तरीके से उदारवाद को और ज्यादा बेहतर रूप में या एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे कि व्यक्ति वास्तविक अर्थों में अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी स्वायत्तता को हासिल कर पाए। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था जिसके बारे में हम और आगे देखने की कोशिश करेंगे जब हम। तो जो मॉडर्न लिबरल्स थे उन्होंने जब अपने विचारों की को आगे बढ़ाने की शुरुआत की तो मुख्य रूप से उनका जोर क्लासिकल लिबरलिज्म की कमियों से आगे जाने की तरफ था। और इसमें दो स्तरों पर मुख्य रूप से हम अंतर देख सकते हैं, एक राज्य की भूमिका के बारे में और दूसरा आर्थिक आजादी की जो पूरी संकल्पना थी उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे समझा जाए या उसको कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से हासिल किया जाए, इसके बारे में। क्योंकि आर्थिक आजादी का अर्थ यह नहीं है कि वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में सीमित रहे, बल्कि वो और लोगों तक पहुंचे और यहीं से होते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तृत करने के लिए उनकी कुछ स्वतंत्रताओं को बाधित करने का विचार भी सामने आया। तो इसमें हम मुख्य रूप से दो विचारकों पर ध्यान दे सकते हैं। एक तो इसमें जो आधुनिक उदारवाद के भीतर जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, उनका विचार काफी प्रमुख है और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, पर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और ऑन लिबर्टी के भीतर हम इस तरीके के विचारों को देख सकते हैं। और दूसरे टी.एच. ग्रीन हैं जिनके विचारों को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर ही बात करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर अगर हम देखें उनके विचारों को तो यह बात सामने आती है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एक तरीके की स्वतंत्रता की बात कही जा रही थी काफी हद तक क्लासिकल उदारवाद के भीतर, जिसमें कि सीमित राज्य की अवधारणा थी, लेसेस फेयर या व्यक्तियों के आर्थिक गतिविधियों में बिल्कुल ही प्रतिबंध ना होने की बात थी, उस पर उन्होंने रोक लगाने की बात की, उस पर उन्होंने सीमाएं लगाने की बात की। पूरी तरीके से रोक की बात सही नहीं होगी। तो उन सीमाओं का अर्थ क्या था? उनका यह कहना था, जॉन स्टुअर्ट मिल का, कि राज्य का जो यह पूरा काम है उसमें हम उसमें उसकी हस्तक्षेपकारी भूमिका को हम देख सकते हैं। और एक स्तर पर उन्होंने कहा कि राज्य को एक कल्याणकारी भूमिका निभानी चाहिए, एक ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन जो है वो एक डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ सके, यानी कि जो पूरी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो व्यक्ति के विकास की तरफ भी ज्यादा गहराई से ध्यान दे, इस पर जोर दिया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अगर हम जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखन को देखें तो उनके लेखन में कई तरीके के आयाम एक साथ आते हैं। वो एक तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म के एक प्रमुख विचारक थे, लेकिन उन्होंने जो उनके गुरु थे बेंथम, उससे अलग तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म को परिभाषित किया, जहां बेंथम ने कहा था कि गुणों की जो सुख होते हैं या जो यूटिलिटी होती है उनकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, वहीं इन्होंने उसकी क्वालिटी पे जोर नहीं दिया था बेंथम ने, और इन्होंने क्वालिटी पर जोर दिया। तो बेंथम के लिए सुख या उपयोगिता की जो मात्रा है वो इम्पोर्टेंट थी और इनके लिए उसका गुण का महत्वपूर्ण था। इसके अलावा वो एक लिबर्टी के एक प्रमुख चिंतक के रूप में सामने आते हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो मनुष्यों का जो जीवन होता है वो उसकी जो उनकी पूरी गतिविधियां होती हैं उसमें सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग वर्क होते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग वर्क में या जो स्व संबंधी कार्य होता है उसमें व्यक्ति का सिर्फ उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जो अदर रिगार्डिंग वर्क होता है उसको में वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो उन्होंने यह कहा कि जो सेल्फ रिगार्डिंग वर्क है, जो स्व संबंधी कार्य है, जो व्यक्ति अपने घर पर करता है, अगर हम घर के भीतर लॉक के अनुसार मिल के अनुसार किसी भी तरीके की गतिविधि करते हैं तो वह गतिविधि जो है
वह अपने आप में कभी भी समस्यापूर्ण नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि उससे दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक कि जब तक मैं कोई ऐसी गतिविधि ना करूं जिसका सीधा प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है। अगर मैं अपने घर में एक खास तरीके का व्यंजन बना के खाता हूं तो इससे मेरे पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने घर में कोई खास तरीके का टीवी सीरियल देख रहा हूं तो या किसी खास तरीके से पूजा कर रहा हूं तो इससे भी मेरे पड़ोसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन अगर मैं तेज म्यूजिक बजाता हूं, अगर मैं बहुत जोर-जोर से चिल्लाता हूं, अगर मैं शराब पीकर हंगामा करता हूं, तो इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। तो ये कहते हैं कि राज्य को ऐसी जो अदर रिगार्डिंग वर्क है उसमें उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में एक तरीके की कर्टेलमेंट की बात करते हैं ताकि दूसरों की स्वतंत्रताएं और ज्यादा बेहतर हो सके। और इसके अलावा वो यह कहते हैं कि जहां तक, और ये इससे जुड़ी हुई ही बात है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता की एक पहलू को बहुत महत्व देने की बात जो मिल है उनके लेखन में सामने आती है, और यह पहलू है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए। वह व्यक्ति अपने विचारों को पूरी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह कहा कि अगर 99 लोग एक तरह की बात बोल रहे हैं और एक व्यक्ति कुछ और बात बोल रहा है तो उस व्यक्ति को भी अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो इस सीमा तक वो गए और उन्होंने यह कहा कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि नए विचार तभी सामने आएंगे जब हम लोगों को खुलकर अपनी बातों को रखने का अधिकार देंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गलत बात कहता है जिसका कोई मतलब नहीं है तो सीधे तौर पर उसकी बात का कोई खास महत्व नहीं रहेगा और एक समय के साथ उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी बातों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो समय के साथ उभर कर सामने आएंगी और वो समाज के लिए भलाई कर सकती का काम कर सकती है। तो इस आधार पर उन्होंने इसकी प्रासंगिकता पर जोर दिया। लेकिन उनका ज्यादा जोर इस बात पर भी था, जैसा कि मैंने एक डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात कही, कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, तो उन्हें इस लायक बनाना भी राज्य का काम है कि वे अपनी स्वतंत्रताओं का बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाए। मिसाल के तौर पर अगर एक बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो कि अपने लिए बुनियादी संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो राज्य का यह काम है कि वह ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके के संसाधन उपलब्ध कराए और अगर इसके लिए जरूरी हो तो वो दूसरे लोगों से कुछ टैक्स भी ले सकता है, यानी कि वो कुछ लोगों की स्वतंत्रताओं में दखलंदाजी करके, यानी कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रताओं को, संपत्ति संचित करने की स्वतंत्रता को कुछ हद तक बाधित करके दूसरों को कुछ संसाधन दे सकता है। तो इस लिहाज से जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो असीम संपत्ति की स्वतंत्रता, जो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी है, उसके पक्ष में तर्क नहीं देते हैं, लेकिन वो संपत्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की बात नहीं करते हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत के आधार पर कमाता है उसको वो कमाने का हक नहीं है। निश्चित रूप से वो इसका एक समर्थन करते हैं, लेकिन वो इसको सीमित करने की बात करते हैं ताकि अन्य लोग जो कि अपने जीवन की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की स्थिति में खुद को नहीं ला पा रहे हैं, वे भी खुद को ऐसी स्थिति में ला पाए। और इसी के साथ वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, अपना जीवन होता है, उसमें राज्य की दखलंदाजी होनी चाहिए, लेकिन वो पूरी तरीके से यह बात नहीं करते कि हर सीमा पर राज्य की दखलंदाजी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की स्वतंत्रताओं को बाधित करता है, वहां राज्य का एक तरीके से राज्य की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन और इसके साथ ही राज्य की भूमिका व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रताओं का बेहतर तरीके से उपभोग करने में समर्थ बनाने में होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा दायरा जरूर होता है मिल के अनुसार जहां राज्य को किसी भी रूप में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है, और वो उसे सेल्फ रिगार्डिंग वर्क से जोड़ते हैं। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जो व्यक्तियों को का विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है, अपने विचारों को सामने रखने का अधिकार होता है, उसमें भी राज्य किसी भी तरह की दखलंदाजी, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और टी.एच. ग्रीन एक अन्य विचारक थे और इन्होंने भी 19वीं सदी के आरंभिक दौर में अपने विचारों को रखा और इन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि अगर चूंकि व्यक्ति को राज्य यह कर सकता है कि व्यक्ति अपने स्वतंत्रताओं का बेहतर तरीके से उपयोग करे,
इसलिए उसकी कुछ स्वतंत्रताओं को रोक के। अगर मिसाल के तौर पर अगर एक व्यक्ति के रूप में मैं यह कहता हूँ कि स्कूल जाना मेरी या ना जाना मेरी स्वतंत्रता है, या फिर मैं यह कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है मेरे परिवार का और उस बच्चे को कोई टीका लगवाना, जो कि सरकार लगाती रहती है, पोलियो की टीके पहले लगा करते थे, तो वो टीका लगवाना या ना लगवाना मेरी स्वतंत्रता है और मैं नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके की जब बात व्यक्ति करते हैं तो उनकी ऐसे स्वतंत्रताओं को बाधित करना भी राज्य का काम है, और साथ ही उसे कुछ लोक कल्याणकारी या वेलफेयर के काम करने चाहिए, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, जिससे कि जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए। तो ग्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति जो है वो अगर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरीके से करते हैं जिससे खुद उनकी अपनी व्यापक स्वतंत्रता बाधित होती है, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य को कुछ कल्याणकारी भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो बातें सामने आई मॉडर्न लिबरलिज्म में, उन्होंने एक तरीके से जो क्लासिकल लिबरलिज्म की सीमाएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म, जैसे मैंने पहले बताया, मुख्य रूप से आर्थिक संसाधन जो हैं वो एक हाथ में सीमित हो जाए या कुछ हाथों में सीमित हो जाए, इससे किसी प्रकार की रोक टोक लगाने की बात नहीं करता था। तो एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसने राज्य की भूमिका को बढ़ाते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता और बेहतर तरीके से सभी व्यक्तियों के पास पहुंच पाए, इसके पक्ष में तर्क दिया, इसके पक्ष में राज्य की भूमिका के लिए आधार तैयार किया। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान मॉडर्न लिबरलिज्म का माना जाता है। और मॉडर्न लिबरलिज्म की जो ये पूरी भूमिका है उसमें हम इस चीज को भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे दूसरे पहलू भी जुड़े हुए थे। जैसे मैंने उल्लेख किया था कि लॉ ऑफ नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, पर बहुत सारे जो मॉडर्न लिबरल्स थे उन्होंने एक तरीके से लीगल राइट्स पे ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया, तो वो भी एक तरीके से अलगाव था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो बुनियादी चीज उदारवाद के भीतर थी कि व्यक्ति ऑटोनोमस होता है, व्यक्ति के पास रीजन होता है और उस स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, उसके बारे में जो मॉडर्न लिबरल्स थे उन्होंने काफी जोरदार तरीके से तर्क दिया। लेकिन जो एक अंतर इनके बीच में है वो राज्य की भूमिका और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बेहतर तरीके से कैसे हासिल किया जाए इसके बारे में। एक अन्य जो पहलू है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है वह है कि मॉडर्न लिबरल्स की खुद की क्रिटिसिज्म्स को कैसे देखा जा सकता है। एक तो बाद में क्लासिकल लिबरलिज्म के मूल्यों को लेकर कई सारे लेखकों ने चिंतन किया और वो 20th सेंचुरी के दूसरे भाग में लिबर्टेरियनिज्म के रूप में भी एक तरीके से उन्हीं मूल्यों का फिर से उभार हुआ, और उसमें यह तर्क दिया गया बार बार, और जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए दिया गया। फ्रीडमैन ने इस तरीके का तर्क दिया, हैथ ने इस तरीके का तर्क दिया कि जो राज्य की गतिविधियां जो होती हैं जो कि व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती हैं, वो आखिरकार जाकर व्यक्तियों की पूरी स्वतंत्रता के मतलब को ही खत्म कर देती है। और इससे फिर यह तर्क दिया गया कि जो लोग होते हैं जिनके पक्ष में राज्य कल्याणकारी काम करता है वो आलसी हो जाते हैं, वो अपने से मेहनत नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति जो मेहनत करता है उसके लिए जो काम करने की जो प्रेरणा होती है उस पर काफी ज्यादा रोक लगती है, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई कारण नजर नहीं आता है कि वो काम करे, वो खुद मेहनत करता है लेकिन राज्य उसके संसाधन को लेकर किसी और व्यक्ति को दे देती है। तो ये ऐसे तर्क हैं जो कि बाद में इगैलिटेरियनिज्म के खिलाफ या जॉन रॉल्स के विचारों के खिलाफ भी सामने आए। लेकिन अगर हम मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी जो पूरा एक ये कोशिश की थी मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ से, उसकी यह कहकर आलोचना की गई कि असल में इस रूप में भी जो लिबरलिज्म है वो कैपिटलिज्म को डिफेंड करने का ही काम कर रहा है। यानी कि अगर समाज का एक बड़ा तबका इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रहित हो जाएगा तो वह तबका किसी भी स्थिति में जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज या अलग अलग तरीके की वस्तुएं बनाई जाएंगी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के द्वारा, वो उसका उपभोग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतना साधन ही नहीं होगा। तो इससे कैपिटलिज्म एक तरीके से एक ऐसे दुष्चक्र में आ जाएगा जहां पर उसमें ठहराव आने की गुंजाइश बनने लगेगी, मंदी की गुंजाइश भी बन सकती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए
हमेशा ही कुछ परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति गरीब या हाशियाकृत लोगों के पास होनी चाहिए। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है मार्क्सवादियों के हिसाब से, वो सिर्फ यही करने का काम कर रहा है। वो कुछ परचेजिंग पावर कुछ दे रहा है जो हाशियाकृत या मार्जिनलाइज समूह है, या इस ऐसा करते हुए जो शोषण या एक्सप्लॉयटेशन की व्यवस्था है, जिसमें कि कुछ लोगों के हाथ में प्रोडक्शन का सारा सिस्टम है, वो उसको कायम रखता है। यानी कि यह इस बात पर सवाल नहीं करता है कि जो पूरी तरीके से अपने हाथ में उत्पादन के साधनों को रखने वाले कुछ पूंजीवादी हैं, उस व्यवस्था को खत्म किया जाए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो संस्था है, उससे जॉन स्टुअर्ट मिल को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन सीमाओं को रेखांकित करते हैं जो मार्क्सवादी चिंतक हैं। और भी कई स्तरों पर हम देख सकते हैं कि वैचारिकी के स्तर पर जॉन स्टुअर्ट मिल काफी आगे जाते हैं। उनकी एक पुस्तक में उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों की काफी जोरदार तरफदारी की। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी बातचीत की। तो इसके बारे में अभी मौका नहीं है, क्योंकि हम जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में अलग से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हालांकि मार्क्सवादी इसकी काफी तीखी आलोचना करते हैं, नारीवादियों की तरफ से यह आलोचना आ सकती है कि हालांकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने काफी नारी अधिकार की बात की, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जो लिबरल सोसाइटीज के भीतर जो दिक्कतें थी, उनको हटाने के लिए कोई रेडिकल प्रयास नहीं किया गया। लेकिन कुल मिलाकर जो एक उदारवाद की जो पूरी यात्रा है, उसमें जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में सामने आया, और उसने उदारवाद को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए, और इससे उदारवाद ज्यादा बेहतर रूप में सामने आया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और उससे जो एक असीमित संपत्ति संचय करने की आजादी थी, या राज्य की जो अत्यधिक सीमित भूमिका थी, बिल्कुल ही एक नाइट वॉचमैन की तरह की वो दूर बस खड़े होकर देखे, वो भूमिका भी खत्म होती है, और उससे एक ऐसी स्थिति सामने आती है जहां पर जो वास्तव में जो स्वतंत्रता की बात थी वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। और ये एक ऐसा विचार था जो कि अभी भी काफी प्रासंगिक बना हुआ है। तो उदारवाद की इन दो धाराओं पे जो हमारी पूरी चर्चा है, उससे मुझे उम्मीद है कि आप क्लासिकल उदारवाद और मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में एक समझ बना पाए होंगे। और हम इसके बारे में अपनी चर्चा को अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे, और हम वहां पर कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म पर और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे कि कैसे जॉन रॉल्स और लिबर्टेरियनिज्म के भीतर एक दो धाराएं आई, और फिर कैसे उदारवाद की आलोचना करते हुए कम्युनिटेरियनिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की बातचीत हुई। तो इसके बारे में मैं आपको एक समझ देने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में, अगली चर्चा में, अगले एपिसोड में। अभी आज की चर्चा में मैं यही विराम लूंगा, और हम फिर कल मिलते हैं, या और जब भी हम बात करेंगे फिर हम लिबरलिज्म के दूसरे जो आयाम हैं कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म, उसके बारे में एक समझ बनाएंगे। नमस्कार।